हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित किया जाए, बचे हुए पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए, तो उसके उस निर्देशानुसार जो है हम लोग अपनी कक्षाओं को लेंगे। समय समय पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसको आप लोग देख करके कंटेंट्स समझिए। जो आपकी क्वेरीज़ होंगी उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं थ्रू चैनल्स जो भी हैं अवेलेबल, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे भी। जो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के जो है कोई समस्या हो उसको बता सकते हैं। जैसा कि एक महीने पहले बच्चों के ये हम लोग का जो सिस्टम था ये चल ही रहा था। अंजू मैडम जो है समय समय पे आप लोगों को सूचनाएं भी दे रही थी, टेस्ट वगैरह भी लिए जा रहे थे। मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था क्योंकि मैंने बच्चों को बताया भी था कि मैं आइसोलेशन में हूँ बिकॉज ऑफ कोविड-19। क्योंकि मैं 8 तारीख को 8 अप्रैल को वैक्सीनेशन के लिए गया था और सेम डे मेरा टेस्ट भी किया गया कोविड-19 का, जिसकी रिपोर्ट मुझको 14 तारीख को अवेलेबल हुई और मुझको सूचित किया गया कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक था मैं, तो मैं 10 दिन 15 दिन जो भी आइसोलेशन का पीरियड था उसको मैंने पूरा किया। उसके बाद भी मैं 15-20 दिन जो है अपने आप को सेफ़ जोन में रख करके बाहर नहीं निकला। आज चूँकि आदेश हो गया है और ये हमारा दायित्व भी है कि हम आपको सूचित करें इन सब चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा बच्चों, अभी डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री, जिनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मिला था, श्रीमती प्रतिभा पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी और उन्होंने डॉक्टर के अग्रवाल को पद्मश्री से विभूषित किया था। डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट के बहुत अच्छे सर्जन थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जिनकी भी विगत दिनों कोरोना से मृत्यु हो गई। उनका एक सेंटेंस था, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उनके एक सेंटेंस को मैं लेता हूँ। उनका एक सेंटेंस था जो कि उनके लास्ट वीडियो में, जिसको उन्होंने फेसबुक पे डाला था, उसको मैंने भी देखा था और भी लोगों ने देखा होगा। उनका एक सेंटेंस था, द शो मस्ट गो ऑन, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत अच्छी बात थी। और डॉक्टर के अग्रवाल जैसे लोग जिन्होंने समाज को अंत समय तक अच्छी जानकारी दी, अच्छी गाइडलाइंस, उनकी समस्याओं का निराकरण किया, ऐसे लोगों की कुछ बातों को हमको अडॉप्ट करना चाहिए, अच्छे लोगों की। तो ये द शो मस्ट गो ऑन यानी पिक्चर अभी बाकी है, ये आप लोगों को भी मान के चलना चाहिए कि अभी इस कोरोना, इस पेंडेमिक में आपको भी अपने आप को सेफ जोन में रखना पड़ेगा। बाहर न निकलें। परिवार में अगर 4-5 सदस्य हैं तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो एक सदस्य वो भी फुल सिक्योरिटी या फुल सेफ्टी के साथ निकले, वाजिब हो तो, ज़रूरत हो तो, नहीं तो बिना औचित्य के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, इस पेंडेमिक में हमको ही खुद को सेफ रखना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी सिचुएशन है जो हमारे जीवन का एक अंग बनती जा रही है। कोई भी बीमारी ले लीजिए आप, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, 2-4 साल में कोई नई वायरस, कोई नई डिसीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को उससे लड़ना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। ऐसे ही कोविड भी जो है विगत 2 सालों से हमारे लाइफ का एक अंग बनता जा रहा है। और किसी भी चीज़ में हमको पॉजिटिवनेस देख करके चलना चाहिए, पॉजिटिवनेस सोचना चाहिए कि उसमें पॉजिटिविटी कहाँ पे मिलती है। तो कोविड भले खराब रोग, गंदा रोग है, जो भी है, वायरस है, लेकिन इसने हमको एक पॉजिटिविटी ये भी दी कि हमको अब स्वच्छता का पालन करना चाहिए, हमको मास्क लगाना चाहिए, हमको दूरी बना के रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि घर में सर्दी जुकाम होता था तो हफ्ते 10 दिन लगते थे उस चीज़ को, लेकिन एक
पर्सन को अगर घर में सर्दी जुकाम हो जाता था तो वो सबको प्रभावित करता था, लेकिन हम उस समय केयर नहीं करते थे और यही कारण था कि वो सबको प्रभावित करता था। कोरोना ने हमको ये सिखा दिया कि हमको अब किसी भी ऐसी कंडीशन में केयर के साथ सेफ्टी को भी अपनाना पड़ेगा। हम बाहर निकलते हैं, अमूमन कहीं पे भी हाथ रख लिया, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ टच कर ली, छू लिया और इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक कि इवन हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे देश की जनसंख्या है, आप लोग इमेजिन कीजिए कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी हाइजीन के लिए अवेयर होंगे या उनको ऐसा करने के लिए कोई प्रेरित करता है। घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनको, बड़ों को, ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप लोगों को एक हाइजीन मेंटेन करके चलना चाहिए। हाइजीन मतलब एक साफ़ सुथरा एक सिस्टम जो है, आप उसको मेंटेन करके चलिए, ताकि यही नहीं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आप बच सकें। तो जैसा कि मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि आज मुझको कुछ कंटेंट्स आपको बताने थे जो आपके सिलेबस के थे, उसके बारे में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको कर के बारे में बताया, सार्वजनिक व्यय के बारे में बताया, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत और करारोपण के अंतर्गत मैंने योग्यता का सिद्धांत, साथ साथ कराघात, करापात, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी क्लासेस के दौरान। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट के बारे में आपको एक वीडियो डाल दूंगा, उसका आपको बिल्कुल सटीक जो भी आप चाहेंगे, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, मैं उसको आपको दे दूंगा। और आज उसी से आगे बढ़ते हुए पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत ही जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, जिसको हम शुरू नहीं कर पाए थे, जिसके बारे में मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दी थी, पब्लिक डेब्ट यानी कि सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का राजस्व में क्या योगदान है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक ऋण की क्या भूमिका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजस्व के जो विभाग हैं, यानी कि कंटेंट्स जो भी हैं उसके, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, ऋण, संघीय वित्त, राजकोषीय नीति, वित्तीय प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उसके विभाग हैं। इसके अंतर्गत ऋण के बारे में भी मैंने उल्लेख किया था। सार्वजनिक ऋण राजस्व का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यय, सरकार सार्वजनिक व्यय क्यों करती है और उस व्यय को करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, यानी कि आय के स्रोत क्या हैं। सरकार कहीं से आय प्राप्त करेगी तब जा कर के उस चीज़ को एक्सपेंड कर पाएगी। तो आय और व्यय के कंटेंट्स के बारे में मैंने बताया था आपको। कर के माध्यम से हम आय प्राप्त करते हैं और सरकार की जो लायबिलिटीज़ होती हैं समाज के प्रति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समाज के प्रति करनी होती हैं सरकार को, जैसे सार्वजनिक कार्यों के अंतर्गत सड़कों को बनाना, पुलों को बनाना। अभी जैसे आप कोविड पीरियड में आप फेस ही कर रहे हो कि सरकार ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशंस, तो इससे स्पेशल उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है कि ये सब लायबिलिटीज़ नहीं है तो क्या है। अगर सरकार आपको आपके ऊपर छोड़ दे, वो बोल दे कि वैक्सीन आप अपना जाके पेमेंट कीजिए कंपनी को, वैक्सीन ला करके लगवाइए, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा और जनता जो है इस चीज़ को बोलेगी कि हम टैक्स आपको दे रहे हैं, ऐसी महामारी आ गई देश में और आप उसके लिए कोई प्रिकॉशन, ऐसा कुछ आप सिस्टम नहीं बनाए और वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार जो है लायबिलिटी नहीं ले रही है। तो नेचुरल है ये सारी लायबिलिटीज़ जो सरकार को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं वो सार्वजनिक व्यय का हिस्सा है। तो यही नहीं, ऐसे ही आपातकालीन स्थितियों में, ऐसे ही सामान्य स्थितियों में भी उसको व्यय करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं समाज हित में। बिकॉज क्योंकि सरकार टैक्स लेती है तो उस टैक्स को पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्सन के ऊपर एक्सपेंड नहीं करती है, क्योंकि टैक्स किसी एक पर्सन से लिया जाता है
और खर्च उसको सबके ऊपर किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सिस्टम है टैक्स का। समाज में इस चीज़ को, इस परंपरा को, ये जो सिस्टम, इसको अपनाने के पीछे कारण भी क्या है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न तबके के लोग रहते हैं, अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय। अमीर वर्ग जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो टैक्स ज़्यादा दे सकता है, उसकी इनकम ज़्यादा होती है, उससे उचित मात्रा में उसकी योग्यता के अनुसार टैक्स लेकर के उन चीज़ों को उन लोगों के ऊपर लगाया जाए, उन क्षेत्रों में लगाया जाए जहाँ की डेवलपमेंट, जहाँ की एलिजिबिलिटी, जहाँ की एबिलिटी अभी कम है। तो ये सरकार के माध्यम से होता है, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से होता है। सीधे सीधे शब्दों में से समझ सकते हैं कि सरकार कर प्राप्त करती है, आय जो उसको मिलती कर के माध्यम से उसको व्यय करती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो समाज में या देश में जो असमानता व्याप्त है, उस असमानता को दूर करके लोगों को समान किया जा सके। तो अब इसमें सरकार किस हद तक फुलफिल होती है या किस हद तक सफल होती है, क्योंकि ये भी सही है कि हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है, हर व्यक्ति का ज्ञान अलग होता है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है। तो अगर कोई एक इंजीनियर है, वो 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये मंथली अर्न करता है, अर्निंग है उसकी, तो उसकी योग्यता ज़्यादा है। एक मज़दूर 8 घंटे काम करता है, गड्ढा खोदता है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है। तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? अगर आप देखें, सोचिए थोड़ी देर के लिए, देश में, समाज में जो असमानता है, एक इंजीनियर जो है वो 8 घंटे काम करता है, शारीरिक श्रम उसका कम होता है, मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। एक मजदूर जो 8 घंटे काम करता है, मानसिक श्रम उसका कम होता है, शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी और एबिलिटी की बात हो गई। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। अब एक इंजीनियर की योग्यता क्या है? ठीक, एक मजदूर की योग्यता हो सकता है वो 8वां पास हो या 5वां पास हो या अनपढ़ हो, बट उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो कंपैरिजन, ये जो सिस्टम है, इस चीज़ कंपैरिजन किया जाता है कि क्यों ये जो समस्याएं हैं, ये जो कारण है असमानता का, ये इसीलिए। तो हम निश्चित है कि इन दोनों चीज़ों को, यानी कि योग्यता और क्षमता, अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो निश्चित रूप में उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी अर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कोशिश हमारी क्या होती है कि हम एक हद तक एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ, एक इम्प्रूवमेंट उस लेवल तक लेके जाएं कि लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार और दूसरा व्यक्ति उसको उसकी क्षमता के अनुसार काम मिले और आय मिले, आय प्राप्त हो, जिससे कि वो अपना एक सुचारू ढंग से जीवन यापन चला सके, जीवन यापन कर सके। जो उसकी अति आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सके। तो समानता का मतलब ये है कि हम सबको तो हम टाटा बिरला अंबानी नहीं बना सकते ना, हम सबको एक जैसा नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि उनके पास एसेट ज़्यादा है, उनके पास योग्यता ज़्यादा है, उनके पास पहले से ही कैपिटल ज़्यादा है। तो हर व्यक्ति को हम उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक समानता का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक योग्यता को प्राप्त करता है तो उस एक योग्यता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसके अनुरूप ही मिले जितना दूसरे को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक शिक्षक ही है। अब एक शिक्षक की ज्वाइनिंग आज होती है, दोनों की योग्यता बराबर है, ज्वाइनिंग होती है तो वेतन, सैलरी उनकी दोनों की बराबर होगी। अब एक शिक्षक आज ज्वाइन करता और एक शिक्षक 4 साल पहले ज्वाइन किया है, तो निश्चित है कि उसकी योग्यता और अनुभव
योग्यता भले बराबर हो लेकिन अनुभव भी उसका जुड़ जाता है, तो उसका अनुभव जुड़ जाता है तो वो उससे सुपीरियर होगा। तो ये दो चीज़ें डिफरेंस है। मतलब अब ये नहीं हो सकता ना कि 2 साल पहले जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी उतना ही वेतन दिया जाए क्योंकि उसकी योग्यता उतनी है जितनी आज वाले की है, तो ये सिमिलैरिटी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे तात्पर्य इन सब चीज़ों का बहुत बारीक चीज़ें हैं, उसको समझना आवश्यक है कि हमको योग्यता और क्षमता इन सब चीज़ों में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कर कहाँ पे लगाया जाए, आय पे लगाया जाए कि व्यय पे लगाया जाए कि उपभोग पे लगाया जाए, किन चीज़ों पे लगाया जाए, संपत्ति पे कर लगाया जाए कि आय पे कर लगाया जाए, पूंजी पे कर लगाया जाए, किस पे लगाया जाए, कहाँ से हमको सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी, और अगर आप लोगों को ये चीज़ें न समझ में आई हों या कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, हमको ज़रा दोबारा बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो सार्वजनिक ऋण की अवधारणा है। सार्वजनिक ऋण की अवधारणा के अंतर्गत फिनले सिराज महोदय ने यह कहा कि सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो एक राज्य अपने नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों से लेता है। सिंपल सी है, फिनले सिराज ने जो एक सिंपल सा एक डेफिनेशन दे दिया। क्या दिया कि सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो एक राज्य अपने नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों से लेता है। अब अपने देश के नागरिक तो समझ लीजिए हम लोग हो गए, दूसरे देश के नागरिक का मतलब है कि फ्रॉम अब्रॉड अगर हम ऋण लेते हैं। अब अब्रॉड हम बाहर, देश के बाहर से अगर हम ऋण लेते हैं तो जैसे हमने अमेरिका से ऋण लिया या हमने किसी दूसरे देश से ऋण लिया, तो ऋण तो हमको वहाँ के सरकार दे रही, वहाँ के बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन उन बैंक्स में जो धन जमा है वहाँ के नागरिकों का जमा है। इस चीज़ को समझिए, डायरेक्ट वहाँ के नागरिक हमको ऋण नहीं दे रहे हैं। वहाँ का कोई कॉरपोरेट हाउस हमको ऋण दे सकता है जहाँ पे वहाँ के लोगों का पैसा लगा हो, वहाँ के बैंक्स हमको ऋण दे सकते हैं, वहाँ की सरकार हमको ऋण दे सकती है। ठीक, हमारे देश के लोग जो ऋण देते हैं वो किस रूप में देते हैं, जैसे प्रतिभूतियों का क्रय करके, सिक्योरिटीज को खरीद करके, या बैंक के माध्यम से जो हमने बैंक में पैसे जमा किए, बैंक हमारे पैसे को जा करके सरकार को ऋण देता है। तो ये एक सिस्टम है। सिंपली मैं आपको समझा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। सिर्फ इतना समझिए कि सार्वजनिक ऋण, ये फिनले सिराज की डेफिनेशन थी। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि सार्वजनिक सत्ता की आय का वह एक साधन, सार्वजनिक ऋण आय प्राप्त करने का एक तरीका सार्वजनिक ऋण है। नहीं समझ पाए होंगे आप लोग। सार्वजनिक सत्ता की आय का एक साधन, सार्वजनिक आय प्राप्त करने का एक सीधा तरीका सार्वजनिक ऋण है। तो एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, दोबारा आपको मैंने इसलिए पढ़ के दिखा दिया। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सत्ता की आय का एक साधन, यानी कि सार्वजनिक सत्ता कौन है, सरकार। तो सरकार की आय का एक साधन क्या है, आय का साधन क्या है, ऋण। अब यही सिंपल सी चीज उन्होंने डाल्टन ने कही कि एक साधन क्या है, सार्वजनिक आय या ऋण। जो हम ऋण की बात करते हैं, मैंने एक चीज आपको बताया था शुरू में कि एक व्यक्ति द्वारा दिया गया उधार, या बैंक हमको ऋण देता है थोड़ी देर के लिए, बैंक से हम लोन लेते हैं, बैंक हमको ऋण देता है, तो ऋण वो दे रहा है, लेकिन वो ऋण हम लेने के बाद ऋणी हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी आय का एक भाग हो जाती है, हमारे इनकम का एक पार्ट हो जाती है। तो ऋण एक प्रकार से आय में सम्मिलित किया जाए कि न किया जाए, ये दूसरा विषय, इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये माना डाल्टन ने कि सार्वजनिक आय का एक स्रोत है क्या, ऋण। इनके डेफिनेशन में ये चीज क्लियर है। तो ये दो डेफिनेशन बेटा फिनले सिराज और डाल्टन की। फिनले सिराज ने क्या कहा कि एक देश के अंदर और देश के बाहर से जो सरकारें ऋण लेती हैं वो सार्वजनिक ऋण कहलाता है, क्योंकि वो ऋण सरकारें लेती हैं। पर्टिकुलर एक पर्सन हम नहीं ऋण ले सकते हैं, हम देश के बाहर से ऋण नहीं ले सकते, हम बैंक से ऋण ले सकते हैं, ठीक। लेकिन वो बैंक से हमारा जो लिया गया ऋण है वो इंडिविजुअल यानी पर्टिकुलर हम ले रहे हैं, तो हमारे एक व्यक्तिगत ऋण होगा, वो सार्वजनिक ऋण नहीं कहलाएगा।
सार्वजनिक ऋण कौन लेगा? सरकार लेगी, चाहे वो देश के नागरिकों से यानी कि देश के अंदर ले, चाहे देश के बाहर ले। हम IMF से भी लेते हैं, हम वर्ल्ड बैंक से भी ऋण लेते हैं। तो वहाँ की सरकारों, जैसे कई देशों का एक ग्रुप है वर्ल्ड बैंक में, जो IMF के सदस्य हैं वही वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं। इन सदस्य देशों का वहाँ पे एक अकाउंट है और उस अकाउंट में वो लोग अपना एक अमाउंट जमा करते हैं कोटा के हिसाब से। तो वो वहाँ से हमको जो ऋण दिए जाते हैं, उन ऋणों का उपयोग हम करते हैं अपने देश में। वो किसी फला देश के खाते से दिया गया होगा या वर्ल्ड बैंक ने अपने खाते से दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से दिया होगा, इतना ही समझिए। तो वो हो गया दूसरे देश से अगर हम लेते हैं, ऋण लेते हैं अन्य देशों से, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऋण पर्टिकुलरली दो चीज़ों को डाल्टन ने जैसे बताया और सिराज ने जैसे बताया। डाल्टन ने तो स्पष्ट कर दिया कि आय का एक भाग होता है ऋण, ठीक, यानी कि उसको आय में सम्मिलित किया जाता है ऋण। और जब हम आय प्राप्त करते हैं, सरकार आय प्राप्त करती है, तो उसको विभिन्न उद्देश्यों में यानी कि सामाजिक उद्देश्यों में, सार्वजनिक उद्देश्यों में उसको खर्च करती है। पुल बनाना, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, विद्यालय बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सरकारों को करनी पड़ती हैं। उनकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है, उत्तरदायित्व ज़्यादा होते हैं एक आम व्यक्ति से। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सरकार सार्वजनिक व्यय क्यों करे, वाई, ये उसकी लायबिलिटी क्यों है। तो ये एक डिस्कशन का पॉइंट है। ये डिस्कशन का पॉइंट इसलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो काम हम नहीं कर सकते हैं, उसका ठीकरा हम सरकार के ऊपर डाल देते हैं, वो सरकार की लायबिलिटी है। जैसे एक सिंगल पर्सन, बहुत सारा काम ऐसे होते हैं जो सरकार एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और करेगा भी तो उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसने किया है, और उसके लिए एक वैल्यू रखेगा, एक प्राइस रखेगा जिसको दे करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप वैक्सीन लगवाने जाते हो, क्योंकि मैं करंट उदाहरण दे रहा हूँ, तो वहाँ से आपको वैक्सीन का एक नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। हम जानते हैं कि एक कोविशील्ड की वॉयल जो है, मान लेते हैं कि हम 2000 की आती है, उसमें 10 ml जो है हम, यानी कि 10 लोगों को वो वैक्सीन लग सकती है। तो हमने 250 रुपये पर पर्सन ले लिया, तो 2500 हमको मिल गया, यानी कि 2000 की वैक्सीन ले करके 10 लोगों को हमने लगाया 2.5, यानी कि पर वैक्सीन 500 रुपये हमने कमाया। सरकार वही चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, सरकार खरीद रही है, आपको लगा रही है। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, परचेस कर रही है, आपको दे रही है, और सबको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। तो ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंडिविजुअल वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार को ये काम करने पड़ते। सरकार पुल बनाती है, एक व्यक्ति के हाथ में दे दो तो वो पार्शियलिटी करेगा, यानी कि मतभेद भी होंगे, हो सकता है एक तरीके से निरपेक्ष ना हो वो। तो इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को काम करने पड़ते हैं। एक अस्पताल ही एक शिक्षण संस्थान है, मान लीजिए, तो एक शिक्षण संस्थान है, सरकारी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे नॉमिनल फीसेस हैं, ठीक है। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं वो आपको उसके लिए आपसे चार्ज नहीं लिया जाता होगा। बट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको लंबी चौड़ी फीस देनी पड़ती, डोनेशंस देनी पड़ती हैं। वहाँ पे आपको जो भी फैसिलिटी आप लेंगे उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक। अब एक प्राइमरी एजुकेशन में आप जाते हैं, जूनियर हाई स्कूल्स में जो सरकार के द्वारा हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे आपको फीसेस नॉमिनल हैं और चार्जेस भी कम है, किसी चीज़ की कोई आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की जो है वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। अगर लोगों के हाथ में डिफेंस दे दिया जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में डिफेंस दे दिया जाए,
सरकार बोल दे कि ठीक है भैया, तोप तुम बनाओ, गोला तुम बनाओ, बारूद तुम बनाओ, गन्स तुम बनाओ, ठीक। और टेक्नोलॉजी भी आप उसको कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाहर भेज सकते हो। तो फिर इससे क्या चीज़ें निकल के आएंगी, आप खुद इस चीज़ के बारे में इमेजिन कीजिए। कोई भी राष्ट्र जो है कोई ऐसी चीज़ बनाता है, एक इक्विपमेंट बनाता है, तो उस चीज़ की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको वो एक्सपोज नहीं करता है, उसका कॉपीराइट वो अपने पास रखता है। अब अगर एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर एक पर्सन के पास चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को आप इस चीज़ के बारे में अगर आप दे देते हो और आप उससे कोई कोलिजन नहीं रखते हो कि यहाँ आपको टेक्नोलॉजी नहीं देनी विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन की, तो फ्री है, कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर फेथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए क्योंकि इंसान, मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है। सरकार के ऊपर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आसानी से हम सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया इन्होंने वैक्सीन्स नहीं दी, इन्होंने ऑक्सीजन्स नहीं दी, इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने वो नहीं दिया, प्याज महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। सरकार ये सारी चीज़ों को करती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसा कि सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत ही मैं ये सारी चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। अभी हमारे घर में अगर मान लीजिए 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा हैं, 3 बच्चे हैं, और कंपैरिजन कीजिए, देश का एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है, और हमारे जितने भी स्टेट हैं सब पे एक मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकारें। तो एक परिवार में 5 सदस्य, माँ बाप, 3 बच्चे। बच्चे बड़े हो गए, लायक हैं तो ठीक, नालायक है तो बिना मास्क के बाहर निकल जाएंगे। सड़कों पे आप देख रहे हो कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन लोग घूम रहे हैं। अब उसमें कितने लोग जो है वो अपने पर्पस से निकले हुए हैं, कितने लोग जो है वो विदाउट पर्पस निकले हुए हैं, ये देखने के लिए कि देखें जरा मार्केट में भीड़ है कि नहीं, कौन सी चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, वो निकल रहे हैं। तो हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार ये सारे काम हमारे लिए करे। अगर सरकार की कुछ लायबिलिटीज़ हैं तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए हम लोग एक सिटीजन, हमारी भी कुछ लायबिलिटीज़ हैं अपने आसपास के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमको करना चाहिए। हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद के अंदर झांक के देखें। रहेगी बात, चलिए ठीक है, सार्वजनिक ऋण की बात। तो सार्वजनिक ऋण जब हम लेते हैं, सरकारें लेती हैं, तो क्यों लेती हैं, इसका इतनी देर का जो लेक्चर है वो सिर्फ इतना ही है कि सार्वजनिक ऋण, जैसे कि डाल्टन ने कहा कि वो आय का एक भाग है, और फिंडले सिराज ने कहा कि सार्वजनिक ऋण, उन्होंने सिर्फ बताया कि सार्वजनिक ऋण लिया कहाँ से जाता है, मतलब एक देश के नागरिकों से, यानी कि जो हमने लिया ऋण देश के नागरिकों से बाहर से, तो सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसा कि फिंडले सिराज ने क्या कहा, सार्वजनिक वह ऋण है जो एक राज्य अपने नागरिकों या दूसरे देश के नागरिकों से लेता है। कहाँ से लेता है उसको उन्होंने कह दिया, मेंशन कर दिया कि सार्वजनिक ऋण। डाल्टन ने कह दिया कि सार्वजनिक सत्ता की आय का एक साधन है, यानी कि सार्वजनिक आय का एक साधन है ऋण। ठीक, यानी सरकार की आय का एक साधन है ऋण। तो इन दो परिभाषाओं से ये समझ में आता है कि ऋण आय का एक मोटिव है या एक साधन है। अब लिया क्यों जाता है ये तो समझ में आ गया कि भाई ऋण लिया इसलिए क्योंकि आय हमारी, वो हमारे आय का एक अंग है। बट कारण इसके पीछे रीज़न क्या, क्यों लेना पड़ा, हम आप ऋण क्यों लेते हैं? जब हमको आपको हमारी आय फुलफिल, हम अपनी आय से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऋण। हम चाहे अपने आस पड़ोस से या अपने किसी दोस्त यार से लें, हम बैंक से लेते हैं। बट यहाँ डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम अपने नातमात रिश्तेदार या मित्र से लेते हैं वो तो उधार लेते हैं, ऋण भले हम कह देते हैं हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे से ऋण लिया,
बट हियर मेन डिफरेंस क्या है कि ऋण पे इंटरेस्ट ड्यू होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऋण पे इंटरेस्ट ड्यू होता है। एक इंडिविजुअल अगर किसी बैंक से ऋण लेता है, किसी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लेता है, तो उसके बदले में उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको कि हम इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज। अपने मित्र से, अपने किसी नात रिश्तेदार से अगर हम लेते हैं तो हो सकता है हमको उसके बदले में कोई चार्ज न देना पड़े, सेम अमाउंट हम उसको वापस करते हैं 2 महीने 3 महीने साल भर के बाद वो एडजस्ट कर लेगा। बट यहाँ पे क्या है कि ऋण पे एक चार्ज देना पड़ता है। अब ये मेन डिफरेंस है। अभी चूंकि हम आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे कि एक सार्वजनिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण में क्या अंतर होता है, तो जो चार्जेस लिए जाते हैं बच्चों, वो जो चार्जेस लिए जाते हैं वो व्यक्तिगत ऋण के अंतर्गत लेने ही हैं, लिए ही जाते हैं। अगर वो थ्रू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे उसके बदले में ड्यूटी चार्जेस आपसे लेगा, इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। सरकार जो ऋण लेती है फ्रॉम आवर सिटीजन्स, अपने देश के नागरिकों के द्वारा, तो वो भी लायबल है कि उसको वापस करना है विद इंटरेस्ट, बट वो बाध्य नहीं है। कहीं कहीं ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि सरकार ऋण लेती है, ऋण पे ब्याज नॉमिनल देगी, नहीं भी दे सकती है, बाध्य नहीं है, ठीक, और ऋण लौटाने के लिए भी बाध्य। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सरकार को एक लंबे समय के लिए और बार बार ऋण की जो ज़रूरतें पड़ती हैं, आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो ऋण नहीं ले पाएगी। अगर वो अपने वादों से मुकर जाती है, ऋण लेकर के उसको वापस नहीं करती है, या कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं देती है, ठीक, तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कह दिया जाएगा कि सार्वजनिक ऋण जो होते हैं उसके लिए लौटाने के लिए सरकारें बाध्य नहीं होती हैं, उस पर एक नॉमिनल ब्याज होता है, या तो ना के बराबर होता है या तो नहीं होता है। बट एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा कि जो हम फ्रॉम अब्रॉड ऋण लेते हैं उसको हमको वापस लौटाना होता है, और उसके ऊपर जो ऋण के ऊपर इंटरेस्ट होता है, जो चार्जेस होते हैं, वो भी हमको देने पड़ेंगे। दिस कन्फर्म, तो ये नोट कर लीजिए इतनी चीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण में मेन डिफरेंस ये, और ऋण और उधार में हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऋण उधार में ये अंतर होता है। अभी आप बोल रहे हो कि हमने उधार लिया तो उसमें तो हमको कोई चार्ज नहीं देना, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उधार लिया, अपने किसी रिलेटिव से लिया। लेकिन वही उधार जिसको आप उधार कह रहे हो, आप बैंक से बोलते हो कि मैंने बैंक से उधार लिया, तो वो बैंक का उधार वो ऋण है, और उस पर आपको नॉमिनल चार्जेस, जो उसके सर्टेन चार्जेस हैं, वो देने पड़ेंगे, निश्चित किए गए, जो बैंक के माध्यम से। और यही चीज़ आपको शुल्क, यही चीज़ आपको टैक्स, यानी कि मेन डिफरेंस बिटवीन डेब्ट एंड टैक्सेस, यानी कि ऋण और कर में मेन डिफरेंस भी यही है कि ऋण पे आपको ब्याज देना पड़ता है, ऋण अनिवार्य नहीं है, ऋण सरकार जबरदस्ती आपसे नहीं ले सकती है, ठीक, ऐच्छिक है, और कर अनिवार्य है, और कर पे किसी प्रकार का आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। शुल्क आप किसी चीज़ का देते हो तो आपको उसके बदले में उतने मात्रा में लाभ प्राप्त होता है, उतनी मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होती है। ये तो मेन डिफरेंसेस है। अब सार्वजनिक ऋण की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तिगत ऋण में अंतर क्या है। सार्वजनिक ऋण की विशेषता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट और इसके बारे में बताऊंगा, फिर हम आपको नेक्स्ट डे, कल के डेट में जो है इसके आगे और बढ़ेंगे, बताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो लगभग 34 मिनट और 35 मिनट का हो रहा है, और इससे ज़्यादा का वीडियो जो होता है आदमी बोर भी हो जाता देखते देखते। तो मैं आपको सिर्फ विशेषताएं थोड़ा बता दूं। अनिवार्यता का तत्व, जैसे मैंने भी बताया, ऋण क्या है, अनिवार्य हैं, तो इसमें अनिवार्यता का तत्व है कि नहीं है। तो सरकार के पास सत्ता होती है, इसलिए वह जनता को ऋण देने के लिए तथा कम ब्याज देने के लिए बाध्य कर सकती है। अब कंट्राडिक्शन हो गए यहाँ पे। मैंने कहा था आपको कि कर अनिवार्य है और ऋण अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ कंट्राडिक्शन है कि अनिवार्यता का तत्व, यानी कि सरकारें आपको बाध्य कर सकती हैं ऋण देने के लिए, बट द लास्ट कंक्लूजन जो है, सरकारें विषम परिस्थितियों में आपको ऋण देने के लिए बाध्य कर सकती हैं,
और बाध्य वो आपको नहीं करती हैं। वो अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस जो इस चीज़ को समझिएगा, माइनर डिफरेंस, जो जहाँ तक मेरा अपना कंक्लूजन है मैं वहाँ उसको बता रहा हूँ। वो बाध्य आपको डायरेक्ट नहीं करती। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर में लगाते हो, आप बीमा करवाते हो, वहाँ से सरकारों ऋण लेती हैं और वो उन संस्थाओं को बाध्य कर सकती, क्योंकि वो संस्थाएं जो होती हैं वो सरकार के अंडर में काम करती हैं, तो उनको वो बाध्य कर सकती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी बाध्य कर सकती है एक हद तक। पर्टिकुलर मेरे घर में आकर के सरकार मुझसे ये नहीं बोल सकती कि तुम ऋण दे दो, और देना ही पड़ेगा तुमको। इट इज़ कन्फर्म, ये चीज़ें जान लीजिए। तो इस प्रकार ये तथ्य है। जब इसके आलोचना में या इसके उसमें जाएंगे आप, आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसी कोई बाध्यता उसमें होती नहीं है। ये है कि सरकार सर्वोपरि होती है, संप्रभु होती है, राज्य सत्ताएं जो होती हैं उनके पर पूरा अधिकार होता है। वो व्यक्ति को बाध्य, व्यक्ति का संदर्भ यहाँ पे स्टेट या उस इंस्टीट्यूशन से है, ठीक है, इंडिविजुअल किसी पर्सन से नहीं है। हमको आपको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्ती जो है बाध्य नहीं कर सकती है, ठीक है। टैक्सेस ले सकती है, कर ले सकती है, और वो तो अनिवार्य होते ही हैं, बट ऋण देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ से ऋण दे दूँ आपको। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। तो अनिवार्यता का तत्व जो है वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, आप बिल्कुल हटा दीजिए। ऋणों का उपयोग सरकार जो है जो ऋण लेती है उसको ऋणदाताओं से जो उससे ऋण देते हैं उनको ऋणदाता कहा जाता है, और उस चीज़ को वो खर्च कहाँ करती है? सार्वजनिक व्यक्तियों पे, यानी सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर, सार्वजनिक कार्यों में, ठीक। तो ये सार्वजनिक ऋण की विशेषता है। लाभार व्यय कर दिया जाता है क्योंकि राज्य व्यक्तियों का एक समूह है, इसलिए राज्य जो कुछ व्यय करता है उसका प्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को होता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति को जो भी ऋण लेता है वह उसका उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। तो मेन डिफरेंस ये है कि सरकारें जो ऋण लेती हैं वो सार्वजनिक व्यय के लिए लेती हैं, नहीं सबके लिए लेती हैं, समाज के लिए लेती हैं। और व्यक्तिगत ऋण जो लिए जाते हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं? अपने हित के लिए लिए जाते हैं, अपने लाभ के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद ब्याज की दर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्याज की दर नॉमिनल होती है, बहुत नॉर्मल ब्याज की दर होती है, और चूँकि इंस्टीट्यूशन सरकार के अंडर में होते हैं तो हो सकता है सरकारें जो होती हैं उनको कोई ब्याज भी ना दें, ठीक। बट एक थ्योरी है, उसको जान लीजिए कि ऋण तो वापस करने, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन सरकार के अंडर में है, आज नहीं कल उस इंस्टीट्यूशन की भी लायबिलिटी है जनता के प्रति, और उस चीज़ को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जैसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की साख बहुत ऊंची होती है, इसलिए राज्य कम ब्याज की दर पर अधिक सरलता से ऋण ले सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि राज्य जो होती है उस सत्ताधारी होती है, उसके पास शक्ति होती है, तो वो कम ब्याज पे आपसे ऋण ले सकता है, या नॉमिनल या नहीं बिना ब्याज के भी ऋण ले सकता है टाइम पीरियड के अंदर। उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी सरकारें ऋण लेती हैं, सार्वजनिक ऋण लेती हैं, और उन ऋणों को, जैसे लॉन्ग टर्म का मान लीजिए 10 साल का हमने ऋण ले लिया किसी इंस्टीट्यूशन से, और हम 10 साल में उसको चुकाने के लायक नहीं हैं, तो हम उसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या हम सरकार उसको नहीं चुका सकती तो एक इंस्टीट्यूशन को उसके अगेंस्ट में जो एक बॉन्ड इशू कर देती है, या एक तरीके से वो ऐसी चीज़ इशू कर देगी, ऐसी सिक्योरिटी है उसको दे देगी, जिससे कि उस चीज़ को वो अपने पास रख करके कैश्योरिटी क्लेम कर सके कि हाँ मेरा पैसा सरकार के पास, सरकार मुझको समय आने पर दे देगी, ठीक है। तो भुगतान का दायित्व, जैसा कि बताया मैंने आपको कि ऋण जो है ऐसे हैं कि सरकार के ऊपर भुगतान का दायित्व तो होता है, वापस तो करना ही है, लेकिन कभी कभी जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि अनिवार्यता का तत्व है, तो ये भी है कि सरकार जो है भुगतान का दायित्व तो सरकार के ऊपर होता तो है, कभी कभी सरकार नहीं भी देती है, बट ऐसा होता कम है। तो कंट्राडिक्शन नहीं पैदा करना, मान के चलिए कि सरकारें जो है भुगतान करती हैं, विषम परिस्थितियां हैं। अब ये हो जाए कि विशुद्ध हो जाए, या ऐसा हो कि कोरोना जैसे पीरियड आ जाए और देश 10 साल इसी में परेशान रहे और सारे एसेट उसके लग जाए, ख़त्म हो जाए, हम ऋण लेकर के विदेशों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो हम किस तरीके से अपने देश की जनता या बाहरी ऋणों को वापस कर पाएंगे? तो ऐसी कंडीशंस फेयर होती हैं। सत्ताएं अपने
औचित्य को बनाए रखने के लिए, अपनी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, अपनी लायबिलिटीज़ को बनाए रखने के लिए सत्ताएं जो हैं अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करती हैं। और ये जो ऋण होते हैं सार्वजनिक, इनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो जैसा कि कहा है कि दीर्घकालीन ऋण होते हैं और व्यक्तियों को दीर्घकालीन ऋण मिलने में कठिनाई होती है, लेकिन सरकार को ऋण मिल जाता है जिसकी भुगतान की अवधि भी लंबी हो सकती है। अब ऋण के स्रोतों को लेकर के अंदर से भी ऋण लिए जा सकते हैं, देश के बाहर से भी ऋण लिए जा सकते हैं। तो ये टोटल जो है आज जो मैंने आपको बताया सार्वजनिक ऋण के बारे में कि सरकार सार्वजनिक ऋण क्यों लेती है, राजस्व में सार्वजनिक ऋण का क्या योगदान है, सार्वजनिक ऋण किसको कहते हैं, सरकार को सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये इसलिए पड़ती है सरकार को सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता है जब उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और वो अपनी आय से, जो उसकी वर्तमान आय है, थ्रू टैक्सेस, थ्रू फीसेस, एवरी सोर्सेस से जो उसकी आय प्राप्त होती है, वो आय जो है उसके लायबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती है। तो सरकार उन लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, जन सुविधाओं को देने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण का सहारा लेती है। तो कुल मिलाकर के ऋण एक आम व्यक्ति और जो लेता है उसको व्यक्तिगत ऋण, यानी व्यक्तिगत ऋण के ऊपर आपको ऋण के ऊपर एक अनिवार्य ब्याज देना पड़ता है, सर्टेन ब्याज देना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सार्वजनिक ऋण आसानी से सरकार को मिल जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ऋण व्यक्तियों को लेने पड़ते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, वो आसानी से सुलभ ना हो। उसके लिए क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। जब आप बैंक के पास जाते हो ऋण लेने के लिए, तो बैंक आपको सारे क्राइटेरियाज बताता है, देन आपको ऋण दिए जाते हैं। तो जितनी आसानी से सरकार को ऋण मिल जाता है, उतनी आसानी से एक व्यक्ति को ऋण मिलने में इतना आसान नहीं होता है। तो ऋण का जो ये चैप्टर है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि 42-43 मिनट का वीडियो हो गया और आप लोगों के लिए आज इतना पर्याप्त है। मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था कि सेफ योरसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए और अपने बड़ों का, अपने छोटों का विशेष करके ख्याल रखिए। दैट्स ऑल, गुड बाय।